अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया था कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर कैसे वजूद में आया और इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो उसको हमने पे डिफरेंट उसमें कैटेगराइज किया था कि अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या थी और मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या थी। आज हम सेकेंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। आपका जो है ना जो फर्दर यूनिट है, यूनिट नंबर 1.1.2। तो इसकी जो हेडिंग है वो है कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक ऑपरेशंस। वैसे कल लेक्चर नंबर 1 पे जो हमने रिकॉर्डिंग की थी, उस लेक्चर में मैंने आपको ये आइडिया तो दिया था कि हमारे पास इनपुट होता है, फिर उसको जो है ना स्टोरेज होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट। तो आज थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं आपकी बुक के मुताबिक। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब भी आप ये लेक्चर देखें तो यू शुड हैव योर फर्स्ट ईयर बुक्स विद योरसेल्फ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास आपके बुक्स होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके लिए ये चूँकि आपका कोर्स के मुताबिक जा रहा है, तो जो इसमें डायग्राम्स वगैरह है, फिगर्स वगैरह है, वो आप साथ देखेंगे। इसमें जब आप देखेंगे तो आपको फिर सही समझ आएगी। ठीक है जी। और दूसरी बात, आप हमेशा पढ़ाई दिल से किया करें। जो भी काम बंदा दिल से करता है तो हमेशा याद भी रहता है और जल्दी भी याद होता है। ठीक है जी। तो पढ़ाई को आप इंजॉय करें, पढ़ाई को आप इंजॉय करें, पढ़ाई को आप ऐसे पढ़ें जिस तरह आप रोज़ाना के काम करते हैं। एक चीज़ को याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ें। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है जी। तो जस्ट एन एडवाइस, ये तो एडवाइस थी आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। तो आपकी बुक मेरे सामने है। इस बुक को देख के हम आगे जाते हैं। तो आपका है यूनिट नंबर 1.1.2। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। तो 1.1.2 में कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन में जो डिटेल है वो तो आपके बुक में गिवन है। मैं इसको यहाँ पर आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, कल हमने बात की थी कि आपके पास डाटा होता है और डाटा क्या होता है, डाटा डिफरेंट फॉर्म में होता है। तो कल हमने इस पर डिस्कशन की थी, कल से मुराद फर्स्ट लेक्चर में। तो डाटा हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, डाटा हमारे पास इमेज हो सकता है, डाटा हमारे पास ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है और डाटा हमारे पास वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। तो डाटा के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हम इनपुट कह रहे हैं, तो इनपुट से मुराद कि दिस इनपुट में भी टेक्स्ट, ये आपके पास इमेज भी हो सकता है, ये आपके पास जो है ना ऑडियो भी हो सकता है, ये आपके पास तो कोई भी किसी भी किस्म का डेटा है, ये आप क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद जो आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये इस रेक्टेंगल के अंदर हमने दो पार्ट्स बनाए। एक पार्ट को हमने कहा स्टोरेज ऑपरेशन और नीचे पार्ट को मिला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टोरेज प्रोसेसिंग में यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इनपुट हमेशा आता है प्राइमरी मेमोरी के पास। और प्राइमरी मेमोरी को टेक्निकली आप रैम के नाम से जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है। इस पर इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर और चैप्टर नंबर 2 पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे रैम क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए, प्राइमरी स्टोरेज जो है, रैम जो होता है, हमेशा इनपुट प्राइमरी स्टोरेज के पास आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। कभी भी आपका इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास डायरेक्ट नहीं जाता। ये उसूल है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर ऐसे बना है, पहले जाता है मेमोरी के पास, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इस तरह रैम है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में यहाँ पर आप इसको सेकेंडरी स्टोरेज को आप हार्ड डिस्क कह सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को आप फ्लैश मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है जी। और सेकेंडरी मेमोरी को आप सीडी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को आप डीवीडी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को आप फ्लॉपी डिस्क कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना सेकेंडरी मेमोरी आपके पास, इसके अलावा जो है ना मैग्नेटिक टेप्स, जो कि आजकल ऑब्सोलीट है लेकिन बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल भी होता है। तो ये आपके सारे सेकेंडरी स्टोरेज है। तो अगर आपके पास सीपीयू के पास कोई चीज़ जाना चाहती है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से आ रही है। फॉर एग्जांपल, आप सिस्टम पे बैठे हैं और आपने सिस्टम पे किसी फाइल पे डबल क्लिक किया तो वो पहले से हार्ड डिस्क में सेव है। डबल क्लिक करने के बाद या सिंगल क्लिक करने के बाद अगर वो ओपन होता है तो ओपन कैसे होता है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से आता है प्राइमरी मेमोरी के पास। इसीलिए हमने ये एरो, आप देख रहे हैं, एरो दोनों तरफ है। तो ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी से स्टोर भी हो सकता है
और सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी के पास जा सकता है। एक दूसरा जो इनपुट हम डायरेक्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से आपने कुछ इनपुट किया, माउस से आपने कोई क्लिक किया, स्कैनर से कोई इनपुट दिया, कोई माइक या माइक्रोफोन से आपने कोई बात की, वो इनपुट यहाँ पर इसके पास आएगा। ठीक है जी। ये आने के बाद अब ये डायरेक्ट आउटपुट के पास नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन के बाद इसको एनालाइज करेगा, इसका रिजल्ट आपको देगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कल हमने पढ़ा था कि सीपीयू को जब उन लोगों ने वो एक चिप पे लगाया था, हमने इस पर डिस्कशन की थी, मतलब लेक्चर नंबर 1 में कल से मुराद। तो उस डिस्कशन में हमने ये देखा था कि आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब एक चिप पे आ गया, कल हम वो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो उसमें 3 चीज़ें थी। मैंने कल आपको बताया था कि कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक तीसरी चीज़ है जो है रजिस्टर्स। ठीक है, लेकिन आपके बुक में जो ये डायग्राम जो है इसमें रजिस्टर मेंशन नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। तो रजिस्टर को भी अगर आप इंक्लूड कर रहे तो ये फिर आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर टेम्पररी स्टोरेज एरियाज होते हैं, टेम्पररी स्टोरेज एरियाज होते हैं। और ये जो टेम्पररी स्टोरेज एरियाज है, ठीक है, ये आपके ALU के साथ भी कनेक्ट होते हैं, ये आपके कंट्रोल यूनिट के साथ भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ये 3 चीजें, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स, ये 3 मिलकर जो बनाती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसर या सीपीयू इसको कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल प्रोसेसर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा डाटा प्राइमरी मेमोरी से, वो इनपुट से आया, सेकेंडरी स्टोरेज से आया कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है। इसको हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर और चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीटली इसको हम इसका जायजा लेंगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर सिर्फ इस लेवल पे कंट्रोल यूनिट जो है ना, आप समझे कि एक कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, आप बैंक जाते हैं, बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों ने एक निज़ाम बनाया होता है कि आपको एक टोकन मिलता है, फिर आप अपना वेट करते हैं, फिर टोकन में जब आपका नाम लिया जाता है स्पीकर पे, तो उसके बाद आप जाते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है जी। तो ये यूनिट ये काम करता है। ठीक है जी। तो ये कंट्रोल करता है, डाटा यहाँ से आता है, ये रजिस्टर की पावर से ये डाटा फिर कहाँ जाता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, या लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं, लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जाके जो एक्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट की पावर से फिर जाता है प्राइमरी मेमोरी के पास, और फिर यहाँ से आपका कहाँ जाता है? आउटपुट। 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से आपने रिजल्ट स्टोर कर दिया, तो आपने जब सेव किया तो सेकेंडरी स्टोरेज के पास चला जाएगा, और अगर आप इसका रिजल्ट आउटपुट या स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, मॉनिटर पे देखना चाहते हैं, तो ये चली जाएगी आपकी आउटपुट के पास। तो ये आपका है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इनपुट आता है प्राइमरी स्टोरेज के पास, जिसको आप रैम कहते हैं। एक इनपुट यहाँ से आ सकता है, रैम को एक इनपुट सेकेंडरी स्टोरेज से भी आ सकता है। ठीक है, आपने किसी फाइल पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे लोग इसका डाटा, उसके बाद कंट्रोल यूनिट की पावर से ये डाटा रजिस्टर्स में थोड़ी देर सेव होने के बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा। ये एक्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट रजिस्टर में कहीं जाकर स्टोर हो जाता है, फिर वापस कंट्रोल यूनिट की पावर से ये डाटा, ये आउटपुट चला जाता है प्राइमरी मेमोरी या रैम के पास, और उसके पास अब आपकी मर्जी, अगर आप इसको सेव करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज के पास जाएगा, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको आउटपुट नजर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक ऑपरेशन। दिस इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स। दिस इज सिंपल कंप्यूटर। जो आपको नजर आ रहा है दिस इज अ सिंपल कंप्यूटर। ठीक हो गया जी। ये आपका हो गया यूनिट नंबर 1.1.2। तो आपके बुक में इस पे डिस्कशन की गई है, तो आप इसका है पेज नंबर 6, और पेज नंबर 6 पे अगर आप इसको देखें तो जो बातें मैंने की है ये इसमें बड़े तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें। जो बातें मैंने की है वो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली शो भी करती है। ये आपका हो गया यूनिट नंबर 1.1.2। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक स्टेप की तरफ, जो कि है यूनिट नंबर 1.1.3 आपके कोर्स के मुताबिक, आपकी बुक के मुताबिक, और उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अब कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर आपको नज़र भी आते हैं। कंप्यूटर जिस तरह मैंने लेक्चर 1 में डिस्कशन की थी कि आपके हाथ में जो सेल फोन है दिस इज अ कंप्यूटर। ठीक है, आजकल तो बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स आ गए हैं, चिप में पूरे कंप्यूटर, एक जो ना माइक्रो चिप में पूरा कंप्यूटर होता है, जो ये काम करेगा वो कंप्यूटर कहलाएगा। तो जिसमें ये हो, इनपुट हो, स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग हो, आउटपुट हो, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपका जो सेल फोन देखें ना, आप इनपुट भी देते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं, आप आउटपुट भी देते हैं। ठीक है जी। अब लेकिन इसके बहुत सारी कैटेगरीज है ना। अब आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को देखते हैं, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को देखते हैं,
आपने घर में ख़रीदा होगा, आपके पास होगा, मॉनिटर होता है, आपके पास कीबोर्ड होता है, आपके पास माउस होता है, आपके पास पूरा सिस्टम होता है, फिर आपके आप केबल के थ्रू कनेक्टिविटी का इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, इसके अलावा आपके पास जो है लैपटॉप्स कंप्यूटर है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आपके पास आपका सेलफोन एक कंप्यूटर है, जिसको इसको मोबाइल कंप्यूटर्स कहते हैं। और इसके अलावा जो है ना बड़े बड़े कंप्यूटर भी है, शायद आपने देखे हो, शायद ना देखे हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह इसके साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फिजिकल साइज और मेमोरी साइज, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं और इसके मुताबिक फिर कंप्यूटर की कैटेगराइजेशन की जाती है। तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्लासेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास जो है, जो नॉर्मली इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो छोटे कहते हैं, माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल। माइक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटे कंप्यूटर्स है। ठीक है, डेस्क पे आप इसको रख सकते हैं, लैब में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, हाथ में आप, ठीक है, इसको डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे। तो इसके अगर आप कैटेगरीज देखें अपने बुक में, तो सबसे पहले इसमें कैटेगराइज किया हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर को। अब देखो नाम से जाहिर है डेस्कटॉप, अगर इसको मैं अलग कर दूंगा, ये दो डिफरेंट वर्ड्स है। डेस्कटॉप ऐसा कंप्यूटर जो डेस्क पे रखा जा सकता है। आपके पास एक डेस्क, एक मेज है, एक टेबल है, उसके ऊपर अगर आप रख सकते हो, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। नॉर्मली जो कंप्यूटर्स आप देखते हैं ऑफिस में, आजकल तो खैर लैपटॉप ने आके काफ़ी वो उसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन नॉर्मली ऑफिस में, नेट कैफेज में, कहीं पे अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क मिलेगा तो उसमें नॉर्मली लैपटॉप्स कनेक्ट नहीं होते, डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इसमें आपके पास मॉनिटर होता है, सिस्टम होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, वगैरह वगैरह। इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। फास्ट प्रोसेसिंग है, ठीक है, आजकल तो बड़े फास्ट आ गए हैं, Core i5 Core i7 लेवल तक बेहतरीन प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो वो कंप्यूटर जिसको आप डेस्क के ऊपर रखते हैं, जिसके पास अलग सिस्टम होता है, उसके साथ जो है ना मॉनिटर होता है, उसके साथ जो है ना कीबोर्ड होता है और माउस होता है, तो इसको हम टेक्निकली कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। फास्ट प्रोसेसिंग होती है इसकी, और नॉर्मली ऑफिस, स्कूल्स, होम्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी जो है वो आपके पास है नोटबुक कंप्यूटर। अब देखो नाम से जाएगा, नोटबुक आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है, ये आपकी नोटबुक है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जो छोटे हो, नोटबुक की तरह हो, एक किताब के बराबर। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बुक है, यदि तो आपकी बुक है, लेकिन कापी भी तकरीबन इतनी होती है, इससे शायद थोड़ी बड़ी हो। तो अगर हम कहते हैं कि ये एक नोटबुक है, तो यह थोड़ी सी इससे बड़ी है, तो नोटबुक छोटे कंप्यूटर। ये भी जो है ना आपके माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा है। छोटे कंप्यूटर होते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, ये आजकल इतने फास्ट आ गए हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुकाबला करते हैं। छोटे कंप्यूटर्स हैं, लोग उसको जो है ना पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब एनीथिंग जिसको आप कैरी कर सकते हैं, इसको हम पोर्टेबल कहते हैं। तो ये नोटबुक छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, आसानी के लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कैरी करते हैं, उसमें डाटा सेव करते हैं, कभी भी ज़रूरत हो उसको निकाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है जी, आपके बुक में ये है पेज नंबर 8 पे नोटबुक कंप्यूटर गिवन है। ठीक है जी, तो इसको आप क्या करते हैं, इसको आप स्मॉल साइज ऑफिस में आसानी के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, आप उसको कैरी भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लैपटॉप कंप्यूटर। अच्छा, लैपटॉप कंप्यूटर जो है ये नोटबुक से थोड़े से बड़े होते हैं। अब देखो नाम से जाहिर है लैपटॉप, दो वर्ड है। लैप कहते हैं आपके जिसको, यानी आपका ये जो पाँव है, इसको हम लैप कहते हैं। ठीक है, लैप, तो उसमें ऐसा कंप्यूटर जिसको आप लैप पे रख सकते हो, लैपटॉप जैसे नॉर्मली। तो आप नॉर्मली हमेशा देखते हैं कि आपने जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है, आपने उसमें गोद में, लैप गोद को कहते हैं, तो गोद में आप उसको रख के जो है उसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। तो ये थोड़े से नोटबुक से बड़े होते हैं और स्पीड में से ज़्यादा होते हैं, लेकिन लैपटॉप की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो डेस्कटॉप के मुकाबले की होती है। ठीक है, जिसका डेस्कटॉप में जो स्पेसिफिकेशन हो, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेसर है या मेमोरी की जो स्पेसिफिकेशन है, तो आजकल लैपटॉप और ये तकरीबन प्रोसेसिंग स्पीड इसकी सेम हो गई है। पहले ये फास्ट थी, स्लो थे, आजकल ये भी बड़े फास्ट हो गए। इसमें कमाल की बात है कि ये भी पोर्टेबल, आप उसको कैरी करते हैं, बैग में डालते हैं, उसको आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है जी, स्पीड में नोटबुक से फास्टर होते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले का होता है। ठीक है जी, लेकिन डेस्कटॉप में प्रॉब्लम यह है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर कहीं पे भी हो तो उसको कहीं पे जाके रखना होता है, फिजिकल किसी केबल के थ्रू उसको इलेक्ट्रिसिटी और वो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। और लैपटॉप में कमाल की बात क्या है कि इसको आप, ये पोर्टेबल है, आप इसको कैरी कर सकते हैं, तो कहीं पर भी ज़रूरत हो उसको ओपन कर दें। दूसरे कमाल की बात यह है कि नोटबुक और लैपटॉप में यह है कि इसमें इंस्टॉल्ड बैटरीज होती है, जो कि आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं होती। डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए हर वक्त जो है ना लाइट का होना ज़रूरी है। लैपटॉप और नोटबुक जैसे कंप्यूटर्स के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत है, इसके अंदर इंस्टॉल्ड बैटरी होती है, उसको आप चार्ज करते हो।
तो फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बैटरी चार्ज होती है, ठीक है, लेकिन वक्तन फ़ौक़्तन इसको चार्ज करना पड़ता है, लेकिन आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। अब हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर जो हाथ से, हैंड हेल्ड, हैंड लिखता है होल्ड से, हैंड हाथ, यानी ऐसे कंप्यूटर जो हाथ में पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। इसके सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो आपके मोबाइल फ़ोन्स है, ठीक है। अगर इसको मैं लिखूँ ना मोबाइल फ़ोन्स या सेल फ़ोन इसको कहते हैं हम, सेल फ़ोन्स, ये इसका अच्छी एग्जांपल है। लेकिन इसको हम हमेशा पीडीएस में तोलते हैं, पीडीए, पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जब ये स्मार्टफोन नहीं थे तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे कंप्यूटर से एक तरह ये आपके सेल फोन के बराबर आपका जो ये स्मार्टफोन होता है इसके बराबर होते थे, लेकिन इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जो आपके सेल फोन में है। मैक्सिमम लोग इसको टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी मीटिंग्स वगैरह है, तो उसके लिए वो मीटिंग के शेड्यूल को स्टोर करना था, उसके लिए अलार्म लगाता था, तो वो मीटिंग के वक्त उस वहाँ से अलार्म आती थी। उस वक्त चूँकि ये स्मार्टफोन नहीं थे तो पीडीएस बड़े मशहूर थे, लेकिन आजकल पीडीएस आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे क्योंकि आपका स्मार्टफोन जो है ना वो अभी पीडीएस हो गया। अब अगर आप स्मार्टफोन के पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है तब भी ठीक है, क्योंकि जो काम वो पीडीएस करता था वो आजकल आपका सेल फोन करता है, ठीक है जी। तो ये फिर हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर, सेल फोन हो गया, पीडीएस हो गए, जो पहले इस्तेमाल होते आजकल इस्तेमाल नहीं होते। और अगर एक और मैं इसमें एडिशन करना चाहूँ तो मैं ये आपके जो आईपैड वगैरह है, दैट वुड बी अ टाइप ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है जी। ये तो आपका हो गया जी फर्स्ट कैटेगरी माइक्रो कंप्यूटर्स, तो इसमें ये 4 आपके बुक में मेंशन है। अच्छा, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपने देखा होंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिस तरह मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी, एटीएम मशीन, गुड एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको आप कहते हैं। नॉर्मली आपके पास डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं तो आप एटीएम मशीन में जो है ना उसके थ्रू आप पैसे वगैरह निकालते, ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप बिल वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे ये फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करती है। ये इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ये एटीएम आपने देखा होंगे, दैट इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, गुड एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर और इसमें फ़र्क क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। माइक्रो कंप्यूटर भी खैर फास्ट है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर इज नॉट बेसिकली यूज फॉर पर्सनल यूज, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, लेकिन इसको पर्सनल कंप्यूटर नहीं कह सकते आप। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक तो ये साइज में बड़े होते हैं, इसके लिए पूरा एक रूम चाहिए। ये इस तरह नहीं है कि आपने डेस्कटॉप पे इसको फिट कर दिया, इस तरह नहीं। ये जो है इसको आप पूरा एक रूम चाहिए इसके लिए। इसके जो है ना इसके डिवाइसेस बड़े होते हैं, इसके मॉनिटर्स बड़े होते हैं, इसके जो सिस्टम यूनिट है वो बड़ा होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं। सुपर कंप्यूटर की तरफ हम आते हैं, इससे फास्टर होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से फास्ट है, दरमियान में कैटेगरी है। सुपर कंप्यूटर से थोड़े स्लो है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बहुत फास्ट है, ठीक है जी। अच्छा, ये बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसको हम बिट्स कहते हैं। बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का मतलब है, बिलियन हम कहते हैं, बिलियन मीन 1 अरब, जिसको आप टेक्निकली 1 अरब, तो बिलियन अरब को कहते हैं। अब ये इतने फास्ट है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर अगर इसमें मैं एडिशन करना चाहूँ तो इसको हम मिप्स कहते हैं। इसका मतलब है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। जो आपकी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख को कहते हैं, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना इसको हम बिट्स कहते हैं, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये 1 अरब, बिलियन इंस्ट्रक्शन यानी 1 अरब, 1 अरब से बहुत ज़्यादा, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी है। ये बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका यूज आम नहीं है, इसको खास जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बल्क ऑफ डाटा हो, बल्क ऑफ बहुत ज़्यादा डाटा हो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके मरदमशुमारी जो होती है, ठीक है, मरदमशुमारी का डाटा पूरे मुल्क में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग, ठीक। फॉर एग्जांपल इंडिया की आबादी 1.3 बिलियन तक पहुंच गई। इस तरह चाइना की आबादी, हमारे मुल्क की आबादी भी तकरीबन 22 करोड़ तक पहुंच गई। तो 22 करोड़ लोगों को जब आप गिनते हैं तो बल्क ऑफ डाटा जो होता है वो फिर इससे नहीं संभलता, इसके लिए फिर हमें ये करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, एक बैंक के आप हिसाब लगाएं कि बैंक में कितने अकाउंट्स होते हैं, फिर उन अकाउंट्स में कितने लोग एक दिन में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई पैसा जमा करेगा, कोई पैसा निकालेगा, कोई जो है ना ट्रांसफ़र करेगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे डाटा लेवल के लिए फिर हम माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते, मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। बल्क ऑफ डाटा, बल्क कहते हैं बहुत बड़े डाटा को। अच्छा, यूज इन सेंसर, जिस तरह मैं कहा मरदमशुमारी के लिए हमेशा मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट जो होती है, क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट हम इसको कहते हैं,
ये भी आगे डिटेल में आएगा आगे चैप्टर्स में, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊँ, आपने अगर नेट कैफ़े वगैरह देखे हो, ठीक है, या कॉलेज स्कूल्स में आप जाते हैं, तो एक आपके पास मेन कंप्यूटर, उसको हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, और बाकी उसके साथ जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो आप एक सर्वर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक नेट कैफ़े बनाना है, या कॉलेज में आपने कोई क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट बनाना है, तो आपने एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया और बाकी सारे उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिए, ठीक है जी। तो कनेक्शन के बाद अब जो चीज़ आपको सर्वर में नज़र आ रही है ना, वो सारे क्लाइंट में भी नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नेट कनेक्ट किया सर्वर के साथ, तो जितनी भी क्लाइंट कंप्यूटर है उसको नेट मिलना शुरू हो जाता है। और इसके एग्जांपल ये है कि अब आपकी फॉर एग्जांपल इसका अच्छी एग्जांपल अगर मैं नादरा में दे सकता हूँ, आपका नादरा जो है पाकिस्तान में, नादरा की अच्छी एग्जांपल है। अब देखिए नादरा में अब आप अपने इलाकों में देखते होंगे, शहरों में आपको नादरा के बहुत सारे ब्रांचेस नजर आएंगे, हर जगह पे ब्रांच है, हर एक कोने तक तकरीबन नादरा के ब्रांचेस पहुंचे हैं। अब अगर एक बंदा कराची में है और उसका डिटेल में पेशावर में चेक करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ उसका आईडी कार्ड नंबर दूंगा, उसका डिटेल मुझे मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, वो बंदा तो कराची में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि आपका जो ये क्लाइंट नादरा जो है ये क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट पे काम करता है। आपका जो है ना मेन जो नादरा का मेन ऑफिस है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर जहाँ पे सर्वर बना हुआ है वो इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में से पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारे जो है ना डायरेक्टली कनेक्टेड है नादरा के मेन ऑफिस के साथ जो कि इस्लामाबाद में, और वहाँ पर आपका सर्वर बना है, ठीक है। अब ऐसा डाटा और इतनी बड़ी जो प्रोसेसिंग होती है और इतना बड़ा जो ह्यूज डाटा होता है कि पूरे मुल्क में आप उसके डाटा वगैरह को आप सेव करते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या माइक्रो कंप्यूटर की बस की बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एयरप्लेन कंपनीज, अब आप देखिए एक एयरलाइन फॉर एग्जांपल पीआईए है पाकिस्तान का, तो पीआईए आप देखिए कितनी फ्लाइट्स हैं और एक फ्लाइट के लिए कितने लोग टिकट्स लेते हैं। अच्छा, अब ये फ्लाइट किस किस मुल्क जाती है, इंटरनल वाला भाई की जो आपकी डोमेस्टिक है वो अलग होती है, इंटरनेशनल जो है ना वो अलग होती है। अब कौन सा जहाज़ किस वक्त कहाँ से टेक ऑफ करेगा और कौन सा जहाज़ किस वक्त वहाँ पे जो है ना लैंड करेगा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, अब जब अब एक जहाज़ में आप कितने पैसेंजर ने जो है ना टिकट्स लिए हैं, ये पूरे बहुत बल्क ऑफ डाटा होता है रोज़ाना के हिसाब से। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप सर्वर बनाने के लिए एयरलाइन कंपनीज में फिर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। अब बैंक्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अब आपका देखो बैंक है, आपके पास एक एटीएम कार्ड है, फॉर एग्जांपल आप हबीब बैंक के अगर लेट सपोज या फलाह बैंक के किसी बैंक के अगर आप कस्टमर है, तो बैंक्स में अब आप एटीएम यूज़ करते हैं ना, तो आप किसी भी एटीएम से, आपने पेशावर में एटीएम बनाया, आप कराची में जाएंगे ना, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कराची वालों को क्या पता कि आप जो है ना हबीब बैंक के कस्टमर है किसी और बैंक के, तो वो इसलिए है क्योंकि अब फॉर एग्जांपल हबीब बैंक के जो मेन ब्रांच है वो कराची में है, तो कराची में मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा होता है, इसको हम सर्वर कहते हैं। अब उससे पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ब्रांचेस है, इवन दो कि ये आपका मल्टीनेशनल बैंक है, अलग पाकिस्तान से बाहर भी इसके ब्रांचेस है डिफरेंट जगहों पे, वहाँ पर भी आप जाके अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि वो मेन सर्वर जो है वो पूरी दुनिया में आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अब इतने बड़े डाटा को जो कि इंटरनेशनली डिफरेंट ममालिक के दरमियान में जब आप डाटा सेंड और रिसीव करते हैं, तो अब ये माइक्रो कंप्यूटर की बस की बात नहीं होती, इसीलिए फिर आप क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट जो है, अब ये जो है ना मल्टीनेशनल कंपनी है, अब उसके कितने ब्रांचेस है दुनिया में, ठीक है जी। तो उसके लिए फिर हम ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हम कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो मेन सर्वर होता है, और सर्वर पे आप जो है ना डाटा को अपलोड करते हैं, और फिर वो जाकर वो डाटा जो है वो पूरे दुनिया में जहाँ पर भी आपकी ब्रांचेज है, आपके मतलब इस माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांचेज है, वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, तो किसी भी डाटा को किसी भी मुल्क से किसी भी वक्त एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी अच्छी और सिंपल एग्जांपल जो आप रोजाना यूज करते हैं, गूगल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंट सर्वर और सिस्टम, ठीक है जी। अब गूगल का जो मेन सर्वर है ना, मेन सर्वर वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो अमेरिका में है, ठीक है। और उसने जो है ना फिर अपने ब्रांचेस पूरी दुनिया में जो है ना फिर अलग अलग हर एक मुल्क के फिर अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और वो सारे जाकर फिर अमेरिका के मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट। तो आप देखिए एक ही बंदा, अगर एक बंदा जो है ना गूगल को ओपन करे, मैं यहाँ पर आप 50 बंदों को बैठा हूँ, 50 बंदों को कि आप लिखिए google.com, तो 50 बंदों के मोबाइल में या लैपटॉप्स में कंप्यूटर्स में google.com पर खुल जाएगा। तो पूरी दुनिया में कितने लोग, अरबों लोग जो है ना उसको एक्सेस करते हैं। तो ऐसे डाटा को प्रोसेस करने के लिए यू यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए शेड्यूलिंग, रिजर्वेशन, टिकटिंग, एयरलाइंस, एटीएम, ये जो है ना आप एयरलाइन में आपकी जो शेड्यूलिंग होती है, टिकटिंग, इसका मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। एटीएम मशीन जो बैंक में होती है, ये सारे काम जो है ना इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है जी, तो दिस इज द आइडिया ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी जो है वो है सुपर कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर जो है ना ये इससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत फास्ट। ये मेन फ्रेम अपने आप में एक पूरे एक दुनिया है, एक पूरे एक वर्ल्ड है इसका, लेकिन सुपर कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब सुपर कंप्यूटर जो है, अब ये तो मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बैंक भी ले सकता है, अब ना अगर उनके पास भी मेन फ्रेम कंप्यूटर है, कोई बैंक है, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। सुपर कंप्यूटर जो है ना ये बहुत महंगे होते हैं, ये हर कोई, ये मुल्क लेवल पे होता है, मतलब सिटी लेवल, कंट्री लेवल पे। कोई लोग जो है ना, मेरे मुल्क में एक सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बड़ा रेयर है, इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पे नहीं होता। अब ये मैं सेंस उस चीज़ के लिए हम कैलकुलेशन नहीं करते, इसमें कर सकते हैं, पाबंदी भी है, ठीक है जी, लेकिन इसका काम होता है देखो वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग जो है कि यार कल बारिश होगी, कल बारिश नहीं होगी, ठीक है जी, अगले हफ्ते बारिश होगी वगैरह वगैरह। अब ये जो है ना ये बड़ा सेंसिटिव डेटा होता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, इसके अलावा जो है एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। और वो एक्यूरेसी जो है ना सुपर कंप्यूटर इस लेवल की एक्यूरेसी वेदर प्रेडिक्शन अभी आपको ये भी नहीं दे सकता, फिर आपको जाना पड़ता है नेक्स्ट कैटेगरी पे, सुपर कंप्यूटर से। अच्छा, इसके अलावा वेपन रिसर्च, एटॉमिक बम जो है ना, एटॉमिक बम, अगर आप एक एटॉमिक बम बनाते हैं तो एटॉमिक जो एनर्जी है उसमें आपके पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 0.0000000 आप और जीरो भी लगाए 1, इतने परसेंट भी आप एरर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या आपके पूरे सिस्टम को खराब कर सकते हैं। तो इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन करने के लिए ये भी काम नहीं करता, यू नीड सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे एक वो देखें ना, टिप्स इसको हम कहते हैं, ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ट्रिलियंस, ये अरब है ना, तो इसको हम करब कहेंगे, 1 खरब जिसमें 100 अरब होते हैं, इतने इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है सुपर कंप्यूटर। फास्टेस्ट कंप्यूटर पूरी दुनिया में, सबसे फास्टेस्ट जो है ना, फास्टेस्ट चीज, अगर मैं बीइंग अ कंप्यूटर लिटरेट मैं ये कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज जो है ना, फास्टेस्ट चीज वो है सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर। ठीक है जी, देखो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लोग जो है ना चांद पे चले गए, या वो मुरीख में आपको पता है मार्स पे वो स्टार्ट है, इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट आपके ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। अब वो वहाँ पे थोड़ी सी गलती जो है ना, इतनी लेवल की गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, अगर आपने ये गलती छोड़ दी ना तो इससे आपका पूरा वो ख़राब हो सकता है, आपका पूरा प्लान ख़राब हो सकता है, आपके स्पेस शटल्स तबाह हो सकते हैं, ठीक है, करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट होता है डॉलर्स का, और वो जो है ना ख़राब हो जाता है क्योंकि आपने ये गलती छोड़ दी। ऐसे सिचुएशन के लिए फिर आप क्या यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स के। तो फास्टेस्ट कंप्यूटर्स या फास्टेस्ट थिंग ऑन दिस अर्थ इज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, 3 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है वेपन फोरकास्टिंग में और वेदर फोरकास्टिंग में, वेपन रिसर्च में। इसके अलावा स्पेशल इफेक्ट जो मूवीज़ में आप देखते हैं आज का जो 3D मूवीज़ है, ये स्पेशल इफेक्ट्स है, ये भी सुपर कंप्यूटर की तरफ चलती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नासा जो है ना, आपको पता है ये एक ये इसको हम कहते हैं नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, ये जो है ना आपके अमेरिका में है, और नासा वाले जो है ये स्पेस पे काम करते हैं कि स्पेस में हम कैसे जाएं और स्पेस में हम एक्सप्लोरेशन कैसे करें। ठीक है, वो मार्स तक पहुंच गए हैं, मुरीख तक वहाँ पे डिस्कशन शुरू है, चांद पे पहुंच गए, वापस आ गए। तो अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है यूज़ करने का, कैलकुलेशन करने का, और वो सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है जी, तो इट मीन्स के नासा वाले के पास सुपर कंप्यूटर। उसके अलावा जो है ना एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस होती है, बहुत फास्ट होते हैं, 3 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इंसान के सोच से बाहर है, हम इसको सोच भी नहीं सकते। 1 सेकंड जो है ना एक ब्लिंक ऑफ आई है, मैं आंखें बंद करता हूँ खोलता हूँ, ये 1 सेकंड है, और उसमें ये खरबों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाए कि कितना फास्ट होगा, इसकी प्रोसेसिंग कितनी फास्ट होगी। इसके अलावा जो है ना इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये फिर आम कंप्यूटर नहीं होता, ये इस तरह नहीं होता कि आपने एक मॉनिटर रखा हुआ है और साथ में एक सिस्टम रखा हुआ, नहीं, ये इसके लिए पूरा एक पूरे एरिया चाहिए सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है जी, इसके और इसको एक बंदा ऑपरेट कर भी नहीं सकता, इसकी पूरी एक टीम होती है,
और उसको जो है ना उसके अलग अलग उसके हार्डवेयर हमारे हार्डवेयर की तरह नहीं होते सिंपल, ठीक है, कि बस एक मॉनिटर रख दिया और सिस्टम रख दिया और कीबोर्ड रख दिया, नहीं, इसके अपने फिक्स सिस्टम होते हैं, ठीक है, बहुत महंगा होता है ये, अरबों डॉलर्स में जो है ना ये मिलता है। तो इसके एक एग्जांपल आपके बुक में गिवन है IBM, हमने लास्ट लेक्चर में किया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन आजकल भी बड़ा काम करती है, हार्डवेयर डेवलपमेंट करती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM इसको है। इसके एक सी का एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर की, और सुपर कंप्यूटर जो है ना ये ऐसे नहीं बनते कि जिस तरह माइक्रो कंप्यूटर इंटेल वालों ने प्रोसेसर बना दिया और किसी ने उसको जोड़ के जो है ना बाजार में बेचा, इस तरह नहीं बनता। सुपर कंप्यूटर डिमांड पे बनता है, ठीक है, एक मुल्क है वो डिमांड करता है IBM जैसे कंपनीज को कि हम एक सुपर कंप्यूटर बनाए, फिर वो स्पेसिफिकेशन मांगते हैं और उसके मुताबिक फिर वो सुपर कंप्यूटर जो है ना बनाया जाता है। तो ये सुपर कंप्यूटर की कुछ इंफॉर्मेशन। और तो जो लास्ट वन है ये आपकी जो है भी जो है वो है फोर्थ वन, मोबाइल कंप्यूटर्स। तो मोबाइल कंप्यूटर्स पे वही बात है, अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया पहले, मैंने कहा पोर्टेबल। अभी मैंने इस्तेमाल किया कि यहाँ पे जिस तरह आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप ये हैंड है, ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स किसी भी चीज़ को आप कैरी कर सकते हो, उसको हम पोर्टेबल कहते हैं, ठीक है। आपके पास एक बैग है, उसको आप कैरी करते हो, कहते हैं ये बैग पोर्टेबल। आप मोबाइल आपके पास जेब में है तो आप उसको कैरी करते हो, उसको हम कहते हैं ये पोर्टेबल है। तो इसके साथ साथ इसको हम, अच्छा, पोर्टेबल और मोबाइल ये की चीज़ है, इसको मोबिलिटी, पोर्टेबिलिटी या मोबिलिटी या पोर्टेबल और मोबाइल ये दोनों एक चीज़ है, इंटरचेंजेबली आप इन दो वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल भी इसको कहते हैं कोई भी चीज़ इसको आप कैरी कर सकते हो, रनिंग सिचुएशन में हो, वॉकिंग सिचुएशन में हो, ठीक है। तो हरकत जो कर रहा हो उसको हम मोबाइल भी कहते हैं और पोर्टेबल भी कहते हैं, तो इसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपके जो ये सेल फोन है ना, सेल फोन जो आप यूज़ करते हैं, ये स्मार्टफोन वगैरह जितने जो भी फ़ोन है, इसको एक्चुअली इसका नाम सेल फोन है। इसको मोबाइल फ़ोन चूँकि अब मोबाइल पे मशहूर हो गया है, एक कस्टम है, एक रिवाज बन गया है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम सेल फोन है। इसको मोबाइल फ़ोन इसलिए कहते हैं कि ये कैरी कर सकते हैं इसको। टेक्निकली इट इज कॉल्ड अ सेल फोन, दैट वुड बी द करेक्ट वर्ड फॉर योर सिस्टम, ठीक है। जो आपके पास सिस्टम है जिसको मोबाइल कहते हैं, इसको टेक्निकली सेल फोन कहना चाहिए। लेकिन मोबाइल भी कहे तो गलत नहीं है क्योंकि आप इसको कैरी करते हैं। लेकिन मोबिलिटी एक क्वालिटी एट्रीब्यूट है, ठीक है। मोबिलिटी इज अ क्वालिटी एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी है, एक चीज़ में एग्जिस्ट कर रही है, क्वालिटी है, ठीक है। तो मोबिलिटी क्वालिटी है कि आप इसको कैरी कर सकते, इसके लिए वो किसी केबल की, किसी वायर की जरूरत नहीं है। तो मोबाइल कंप्यूटर्स अब नाम से जाएगा या मोबाइलिटी का आपको पता चला कि कोई भी चीज़ आप कैरी कर सकते हो तो उसको मोबाइल कहते हैं या पोर्टेबल कहते हैं या मोबिलिटी कहते हैं या पोर्टेबिलिटी कहते हैं। तो वो कंप्यूटर जिसको आप कैरी कर सकते हैं, तो इसके लिए नो नीड फिजिकल कनेक्शन, टू डू नॉट नीड एनी फिजिकल कनेक्शन। तो इस तरह आपका सेल फोन है तो उसके लिए ये तो नहीं है कि आप घर से जो है ना इसमें एक वायर लगाएं और कॉलेज तक आप आएँ तो आपके पास जो है ना उसमें वायर लगी हो, ठीक है। ये तो कमाल की बात यही है ना मोबाइल में कि आप जो है ना ये सेल फोन में कि आप इसमें जो है ना कोई केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लैपटॉप और नोटबुक में। तो वो कंप्यूटर जिसमें जो है ना कोई फिजिकल कनेक्शन रिक्वायर्ड ना हो, उसके अंदर इंस्टॉल बैटरी हो, इस तरह का सेल फोन, रिसेप्टर मीडियम होता है इसके अंदर। अच्छा, आप इसको जो सिग्नल्स मिलेंगे, चूंकि तो मोबिलिटी है, आप इसको कैरी कर सकते हैं या कैरी करते हैं। तो जो इसको सिग्नल वगैरह मिलते हैं, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आपका एक यू फोन का कनेक्शन है, तो यू फोन के सिग्नल्स आपको हर जगह मिलते हैं। अगर आप बस में जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, आप घर में हैं, हर जगह आपको सिग्नल्स मिलते हैं। तो इसमें रिसेप्टर मीडियम होते हैं, तो इसके अंदर जो है ना आपके पास एक स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं, वो मीडियम कॉलर डिवाइस होती है। वो डिवाइसेस में ये कैपेबिलिटी होती है कि आप वो सिग्नल मिले या आप सिग्नल प्रोपिगेट भी करें और रिसीव भी करें। तो आपके जो एंटीनास होते हैं वो आपको जो है ना क्या करते हैं, वो आपको जो है ना सिग्नल देते हैं, तो आप रिसेप्टर हैं यहाँ पे, ठीक है, रिसीव करते हैं सिग्नल। लेकिन जब आप कॉल मिलाते हैं तो फिर आप प्रोपिगेट भी कर रहे हैं, सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं। तो रिसेप्टर मीडियम इसमें होता है और रिसेप्टर मीडियम के बाद प्रोपिगेशन मीडियम भी इसमें होता है, तो आप सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स से मुराद ये है, ये भी आगे आ रहे हैं कम्युनिकेशन के चक्कर में, थोड़ा सा मैं बताऊँ। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि एक ही वक्त में आप भी बात करो और सामने वाले भी बात करें, इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। मोबाइल फ़ोन आप सेल फोन इस्तेमाल करते हैं ना, आप कॉल मिलाते हैं, आपको कॉल आती है तो आप बातें करते हैं, ठीक है जी। तो आप भी बातें कर रहे हैं, वो उसी वक्त वो भी बात कर सकता है। इस तरह इसमें वाकी टाकी है, तो वाकी टाकी में ये है कि अगर आप बात करें तो बात ही सुनेंगे। अगर आप देखिए, अगर मेरे पास 5 वाकी टाकी है ना और उसको आपने एक फ्रिक्वेंसी पे ट्यून कर दिया, तो 5 में अगर एक ने बटन प्रेस किया और बातें करें तो 4 फिर बातें नहीं कर सकते, वो सुनेंगे। जब ये बटन छोड़ देगा फिर दूसरा जो है ना वो बात कर सकता है, तो उसको हम फिर कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। लेकिन आपके जो मोबाइल कंप्यूटर जैसा सेल फोन है आपका, ये फुल डुप्लेक्स होता है। जिस तरह आपका टेलीफोन है या आपका सेल फोन है, आप मतलब है आपने बातें की, तो अगर आप बातें कर रहे हैं तो
भी बातें कर रहा है, तो दोनों बातें सुन भी सकते हैं और एक ही वक्त में आप बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड में इस तरह के सेल फोन। अच्छा, इसमें लैपटॉप्स, ये भी लैपटॉप्स यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है जी, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर है और सॉरी माइक्रो कंप्यूटर है, ये इसका भी हिस्सा है और लैपटॉप इसका भी हिस्सा है, क्योंकि ये मोबाइल है, पोर्टेबल है, ठीक है। और इस तरह के सेल फोन वगैरह हो गए, तो ये मोबाइल कंप्यूटर के अच्छे एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि जो मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है ना, तो अब ये जो वो सॉफ्टवेयर जो इसमें इंस्टॉल होते हैं या इसमें इंस्टॉल होते हैं या इसमें इनमें इंस्टॉल होते हैं, ये सॉफ्टवेयर इसमें काम नहीं करते, इसके मोबाइल के अपने सॉफ्टवेयर। नॉर्मली आप नाम सुनते हैं हमेशा, ये एंड्रॉयड जो टेक्नोलॉजी। अब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट मेड फॉर कोडिंग इन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स, नहीं। दैट इज स्पेसिफिक, दिस टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मोबाइल कंप्यूटर। इस तरह के सेल फोन है ना, तो सेल फोन में आप एंड्रॉयड के इसके अपने मोबाइल के अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उसके अपनी प्रोग्रामिंग पूरी लैंग्वेज है, एंड्रॉयड के थ्रू डेवलप होते हैं, तो इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे सेल फोन है इसमें डाले जाते हैं। बाकी लैपटॉप तो आपको पता है, वो तो चूंकि इस कैटेगरी में भी आता है, तो इसके तो अपने सॉफ्टवेयर है। लेकिन सेल फोन वगैरह जो है, जो आपकी जितना नॉर्मली आज इसका नाम सेल फोन की जगह वो हो गया ना, बस मोबाइल फ़ोन जिसको हम टेक्निकली कहते हैं स्मार्टफोन। तो जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ये सारे जो टच स्क्रीन वाले हैं, तो इसके लिए फिर हमारे पास स्पेशल एक मोबाइल के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन होते हैं आपके इस डिवाइस को रन करने के लिए। तो एक खुलासा था, इट इज़ अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने ये पढ़ा कि आपके पास बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं, 4 क्लासेस है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटर। तो हमने ये देखा कि माइक्रो कंप्यूटर में आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं, नोटबुक आते हैं, लैपटॉप आते हैं और हैंडहेल्ड आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेन फ्रेम हमने पढ़ा कि इसकी क्या क्या वो है, खसूसियात है, प्रॉपर्टीज़ है। और इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि सुपर कंप्यूटर जो है ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है और क्या क्या इसकी यूसेज है। और फिर हमने ये देखा कि मोबाइल कंप्यूटर्स क्या होते हैं और इसमें कैसे काम होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे बना है और कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से और वो कैसे काम करते हैं, और उसके लिए फिर हम सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो कैसे हार्डवेयर को रन करते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे इस पर डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में और जो इससे पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 में, हमने यहाँ पर हम सिर्फ इसका जो ना बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या होता है और इसकी बेसिक ऑपरेशंस क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।